Hi everyone, welcome to MA Pathshala. Hope you're doing well. So, welcome to another session, a very important session for all the CAT 26 aspirants. And this particular session may will be discussing the complete 2026 study plan for CAT, right? And we'll see how we can actually strategize, how we can plan our 12 months. अभी से हम स्टार्ट अगर करते हैं तो नेक्स्ट 12 मंथ्स का हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, किस मंथ्स में हम डिटेल तरीके से क्या क्या कवर करेंगे, कब मॉक्स लिखेंगे, कब कितने मॉक्स लिखेंगे, कब किस पर्टिकुलर मंथ में हमारा क्या गोल सेटिंग होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, वो सारी बातों पे आज के पर्टिकुलर सेशन में हम क्या करने वाले, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट गोइंग विद दिस पर्टिकुलर सेशन. And if you haven't already subscribed to this particular channel, do make sure to subscribe. काफ़ी सारा इसमें इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी है एंड बहुत सारे हमारे लेक्चर्स भी है, राइट? QA, LRDA एंड VRC, each of the three sections. So go ahead and subscribe and share with your friends also. ओके, तो सबसे पहली चीज ये पूरे टॉपिक पे बात करने से पहले तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ये गेम है क्या, राइट? कैट के बारे में जब आप बात करते हो तो हम सिर्फ क्या करते हैं, ये बहुत बार हम इन तीन सेक्शंस की बात करते हैं कि मेरे को इसेंशियली ये तीनों सेक्शंस प्रिपेयर करना है, दैट इज वीआरसी प्रिपेयर करना है, डीएलआर प्रिपेयर करना है और क्यूए प्रिपेयर करना है, और यही तीन सेक्शंस हमारे पेपर में आएंगे भी, ऑब्वियसली आएंगे. बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द लार्जर पर्सपेक्टिव, लार्जर गेम, बिकॉज अगर आप गेम समझोगे तो आप उसको क्रैक भी कर सकते हो. सो मैंने यही तीन सेक्शंस का जो नाम है उनको एक डिफरेंट फॉर्म में लिख रखा है, राइट? एंड यही से हम समझेंगे भी थोड़ी देर में कि ये जो पूरा पेपर है ना, ये जो कैट का पेपर है, जिस तरीके से डिजाइन करा गया है और जिस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट सेट करी गई है, इट इज नॉट जस्ट अ गेम अबाउट सिलेबस कंप्लीशन, राइट? और ये मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, हर साल गलती करते हैं कि हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, हम 4-5 नोटबुक्स भर देंगे तो हमारा कैट क्रैक हो जाएगा. इट इज नॉट अ पेपर जैसे कि हमारे ग्रेजुएशन में हुआ करता था या फिर 10th 12th के पेपर्स थे कि जितना हम पढ़ेंगे इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर स्कोर. इट इज नॉट दैट. ये जो गेम है ये अलग अलग तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसे कि अगर मैं वीआरसी के बारे में आपको बोलूं तो दिस इज नॉट जस्ट रीडिंग, दिस इज नॉट जस्ट अनसीन passages और न्यूज़पेपर रीडिंग एंड एवरीथिंग. दिस इज मोर ऑफ अ लॉजिकल रीडिंग, राइट? इसमें आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मेन आइडिया आपको समझ में आना चाहिए. जब आप कोई पैसेज पढ़ते हो यू नीड टू अंडरस्टैंड हु इज द ऑथर, इज द ऑथर हैप्पी, अनहैप्पी, like who is the author criticizing or praising, right? एडिलेशन का इसमें टोन है कि नहीं है, राइट? एनालिटिकल टोन है कि नहीं है, स्टाइल क्या है इस पर्टिकुलर पैसेज का, अगर ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पैसेज जो ऑथर है वो उठा रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसको रेप्रिमांड कर रहा है, प्रेस कर रहा है, क्यों लिखा है उसने ये पर्टिकुलर पैसेज. यू नीड टू बी कॉन्स्टेंटली रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आफ्टर एवरी लाइन, राइट? आपको हर पैराग्राफ, हर लाइन के बाद आपको ये चीज सोचने रहना पड़ता है एंड यू शुड बी लॉजिकली कनेक्टिंग द डॉट्स कि ये एग्जाम्पल अगर दिया है तो क्यों दिया है, ये एग्जाम्पल किस चीज को सपोर्ट या फिर नेगेट कर रहा है. ऑल दोज थिंग्स दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ लॉजिकल रीडिंग. सो दिस गेम जो वीआरसी का सेक्शन है, इट इज नॉट जस्ट रीडिंग, राइट? दिस इज मोर ऑफ अ लॉजिकल रीडिंग, राइट? हमारा कॉम्प्रीहेंशन पे एक्चुअली हमें टेस्ट करा जाता है एंड द आइडिया इज कि आपको इस कॉम्प्रीहेंशन पे टेस्ट भी पता है क्यों करा जाता है. बिकॉज जब तुम एमबीए कॉलेज में पहुंचोगे तो इट इज नॉट एज इफ कि बोर्ड पे जाके आपका जो प्रोफेसर है, राइट, आपको पूरी मार्केटिंग या फिर फाइनेंस पूरी थ्योरेटिकली आपको हर चीज समझा देगा, राइट? यू नीड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ केस स्टडीज, राइट? आपको सेल्फ स्टडी बहुत कुछ करना पड़ता है एंड नेक्स्ट डे व्हेन यू कम टू द क्लासेस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको ग्रुप्स में डिस्कशंस करने पड़ते हैं, केस स्टडीज समझने पड़ते हैं, राइट? तो आपको खुद से भी एफर्ट लगाना पड़ता है. सो फॉर दैट यू नीड टू रीड अ लॉट. सो इवेंचुअली आपको एमबीए के टाइम पे, करिकुलम के टाइम पे अगर रीडिंग बहुत सारी करनी है तो उसी चीज के लिए प्रायर आपको प्रायर बेसिस पे ही कैट के पेपर के टाइम पे टेस्ट कर लिया जाता है कि आप रीडिंग में कितने एफ्लुएंट हो कि नहीं हो. ठीक है, so that is basically what is VRC from my perspective. Then when it comes to DLR, so DLR is not just about arrangement, distribution, grouping, conditionalities or सब theoretical चीजें. It is more about a structured thinking approach.
कि हम अलग-अलग डेटा अगर हमारे सामने आता है, अलग-अलग चार्ट्स आते हैं या फिर कुछ लॉजिकल कंडीशनैलिटीज़ वगैरह है, तो इनके बीच में हम कोरिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक पॉइंट का हमने डिडक्शन निकाला, उस पॉइंट का जो डिडक्शन था या फिर इन्फेरेंसेस थे या फिर जो कुछ उसका लॉजिकल ब्रेकडाउन था, उसको मैं किसी दूसरे स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट करके देन आई कैन एक्चुअली प्रोग्रेस फर्दर, राइट? कुछ इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि नहीं हम वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, दैट इज मोर ऑफ अ लाइक सेक्शन विच इज एक्चुअली डीएलआर, राइट? और ये सेक्शन आपको उसी चीज पे टेस्ट भी करता है। And then finally, when it comes to QA, it is not about profit and loss. It is not just about TSD, right? It is more of numeric approach, जहां पे हम एनालिटिकल तरीके से एप्लीकेशन लेवल प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इट मोर टेस्ट यू ऑन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि आपने थियोरेटिकली सीख तो लिया है कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट परसेंटेज कैसा निकालते हैं, प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बट ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू और इनटू 100 करने को आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ये सब हम स्कूल टाइम पे सीखते थे। यहाँ पे इन्हीं चीजों का मोर क्या है, आपका एप्लीकेशन लेवल अप्रोच है। अब जैसे बहुत बार क्या होता है, बहुत बार तुम वीडियोस वगैरह देखते हो, तो उसमें बहुत बार जो भी आपका वीडियो बना रहा होता है, वे जो भी मेंटर होते हैं, राइट, वो ये बोलते हैं कि जो हमारा कैट के मैथ्स का सिलेबस है वो 10 से पहले तक का है। नाउ ऑन दैट फ्रंट आई वुड डेफिनेटली अग्री कि सिलेबस वाइज 80% 85% आपका 10 से पहले तक की चीज है, 100% नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हम 10 तक नहीं पढ़ रहे होते हैं। 80-85% चीजें हैं, राइट? देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न मैथ्स एंड अलजेब्रा जो 10 तक नहीं पढ़ा जाता है, उसके बाद इन्वॉल्व होता है। तो चलो उसको भी अगर हम इग्नोर करते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि जिस लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे हम स्कूल टाइम पे वही सेम प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉब्लम डील कर रहे थे, वही सेम लेवल पे हम कैट में भी डील कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। वहां पे हम प्रॉब्लम्स रट सकते थे, याद कर सकते थे कि इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। कैट वो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत कम देता है, राइट? अगर बहुत इजी पेपर है, 2017 का पेपर है, तब वो अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। बट बारिंग दैट, उसको अगर मैं एक्सेप्शन की तरह ले लूँ 2017 को, तो उसके बाद के सारे के आपके जो क्यूए के पेपर्स थे या जो भी है, राइट, उनमें हमेशा एप्लीकेशन लेवल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। सो आप वो तब तक नहीं हैंडल कर पाओगे जब तक आप अलग अलग एरियाज में बहुत, आपने अपना जो बैकग्राउंड है, जो अपने सॉलिड फंडामेंटल बेस क्रिएट करना होता है, वो अगर आपने नहीं कर रखा है, तो आप वो नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पहले यहाँ पे एक सॉलिड बैकग्राउंड चाहिए, फाउंडेशन लेवल अच्छा होना चाहिए आपका। आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं। अगर आप रट लोगे, प्रोसेस रट लोगे, तो उससे नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में वही काउंट होता है कि आपको अगर बेसिक्स पता है ना, तो आपके सामने अगर कोई नया प्रॉब्लम भी दे दिया जाए, कुछ भी नया आइडिया जाए, तो आप उस बेसिक को उठा के उसके ऊपर वर्क अपॉन करके आप नए कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल प्रॉब्लम्स एक्चुअली में आप सॉल्व कर सकते हो। दैट इज द एंटायर गेम अबाउट द लास्ट सेक्शन, दैट इज क्यूए, राइट? क्वांटिटेटिव एबिलिटी, राइट? तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये गेम सिर्फ प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करते रहने का नहीं है। वहां से बेसिक चीजें सीख के उसको यूज करके नए प्रॉब्लम्स अगर हमारे सामने आ जाए, जो एग्जाम में होता है बहुत बार, वो हम हैंडल कर पाए इन अ टाइम्ड एनवायरनमेंट। वो टाइम सबसे बड़ा इस पेपर का कॉन्स्टेंट है। तो आने वाला, जो अब हम आने वाले स्लाइड्स में हम डिटेल्ड प्लान देखेंगे कि मंथ वाइज हम किस तरीके से प्रोग्रेस करेंगे, कि वो टाइम के क्रंच में ये चीजें हम कैसे सॉल्व करेंगे, इतना कुछ है, वही हम एक्चुअली आगे में वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है? नाउ अब मैंने क्या कर रखा है, ये जो हमारा पूरा प्रिपरेशन प्लान है, राइट, अगली जो हमारे 12 मंथ्स की जर्नी है, थोड़ा एक्चुअल में टाइम ज्यादा है, बट मैंने इसको 12 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली ले रखा है। सो इसको, इस पूरी जर्नी को मैंने 4 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहला फेज हमारा रहने वाला है फाउंडेशन लेवल का। तो पहले 4 मंथ हम अपने थोड़े फाउंडेशंस पे काम करने वाले हैं, अलग अलग कोर एरियाज पे एक्चुअली में काम करने वाले हैं, राइट? अब इसमें मैं आपको डिटेल्ड ओवरव्यू दूंगा कि बाकी सारे सेक्शन में क्या करना है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई थी वो स्पेसिफिकली एलआरडीए को लेके बनाई थी, अगर तुम्हें एलआरडीए में अच्छा होना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो ये वाला वीडियो, राइट, तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड है, डिटेल्ड इन टर्म्स ऑफ कि इसमें हमने तीनों सेक्शंस को एक्चुअली में कवर कर रखा है। सो पहले जो 4 महीने वो हमारे फाउंडेशन पे इन्वेस्ट होने चाहिए, अच्छे फाउंडेशन पे इन्वेस्ट होने चाहिए। देन कम्स द सेकेंड फेज, दैट इज प्रैक्टिस। की फाउंडेशन के बाद कुछ और कोर आइडियाज पे हम बढ़ना स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन लेवल प्रॉब्लम्स पे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, और वो हम नेक्स्ट 3 मंथ्स में करने वाले। देन उसके बाद इंटेंसिव ट्रेनिंग, थोड़ा सेक्शनल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, काफ़ी सारे टॉपिक टेस्ट वगैरह इसमें हम देना स्टार्ट करेंगे। तो ट्रेनिंग और
रिवीजन एक्चुअली में जो पहले अपन 2 मंथ्स में किए होंगे ना, मतलब पहले 2 फेजेस में किए होंगे, वो हम नेक्स्ट फेज में एक्चुअली में करते हैं। एंड द लास्ट लेग ऑफ योर प्रिपरेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन आई वुड से, इज योर मॉक फेज। जब हम मॉक मैराथन करते हैं लास्ट के 3 महीने, वी वुड हैव डन एवरीथिंग, सिलेबस कंप्लीशन हमारा हो चुका होता है। उस टाइम पे सिर्फ हम मॉक्स लिख रहे होते हैं और हम वर्कशॉप्स लिख रहे होते हैं, राइट। सो फॉर द लास्ट 3 मंथ्स हमने इसको अलग फेज में डिवाइड कर रखा है। नाउ मैंने सब कुछ इसमें लिख रखा हुआ है, सो आई विल एक्चुअली गो थ्रू द मेन पॉइंट्स, राइट। एंड यू मे लाइक वांट टू टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस, जब भी तुम्हें लगे, राइट, पॉज कर लो। हर एक स्लाइड का आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सबसे पहला फेज हमारा फाउंडेशन का फेज था, उसको मैंने भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले 2 मंथ्स हम किक ऑफ फेज में है। तो क्यूए में जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे आपको पता ही है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सबसे वेटेज जिस एरिया का है वो हमारा अरिथमेटिक है। नाउ ये फाउंडेशन लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें क्यूए में हम अरिथमेटिक से स्टार्ट करेंगे, और जो हमारे कोर आइडियाज है, दैट इज परसेंटेज, रेशो, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, टीएसडी वगैरह, इन पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। बिकॉज ये चीज ना, ये जो टॉपिक्स है, ये सिर्फ तुम्हारे क्यूए के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हारे आने वाले एलआरडीआई सिलेबस के लिए भी एक्चुअली में इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले जैसे मंथ 1 एंड 2 में जब आप इन कोर टॉपिक्स पे फोकस कर लोगे, तो फॉर एग्जाम्पल मंथ 3 में जाके आप नोटिस करोगे इनका एप्लीकेशन, जब आप डीएलआर का डीआई वाला पार्ट स्टार्ट करोगे तो वहां पे भी आपको मिलता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए पहले 2 मंथ में हम अपने कोर आइडियाज, जो मेरे सिलेबस के कोर आइडियाज है, उस पे हम फोकस करना स्टार्ट करेंगे, जो हमारे स्टार्टिंग टॉपिक्स है। बिकॉज ये पूरे हमारे डीआई के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी तरीके से जब पहले 2 मंथ में हम स्टार्ट करेंगे, तो वीआरसी में हम एडिटोरियल से स्टार्ट करेंगे, हम रीडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। बिकॉज अगर आप एक एविड रीडर नहीं हो, राइट, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उस स्किल को डेवलप करने में, जहां पे हम अच्छे से रीड कर सकते हैं। हमारा कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करना में पड़ेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन ऐसी चीज है यार, वो 1-2 महीने में डेवलप नहीं हो सकती, राइट। कॉन्ट के किसी पर्टिकुलर टॉपिक में तो आप 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में भी मास्टर कर सकते हो, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, अगर आपका करंट रीडिंग बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, यू डोंट रीड बुक्स इन एनीथिंग, तो उसमें तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो ये टाइम हमारे पास है भी, तो एक्चुअली में हमें उसको वेरी वेरी वाइजली इन्वेस्ट एक्चुअली में करना चाहिए ना। सो रीडिंग वाला फेज अभी हमारा इनिशियली स्टार्ट होने वाला है। तो हर दिन हम क्या करना चाहेंगे, 2 एडिटोरियल्स पढ़ना चाहेंगे। द सोर्सेस कुड बी द हिंदू का न्यूज़पेपर, उसमें ओपिनियंस वाला पेज होता है, एडिटोरियल्स वाला पेज होता है, उन स्पेसिफिक सेक्शंस को आप एक्चुअली में ज्यादा वेटेज दे सकते हो। देन कम इयॉन, काफी फेमस है, इयॉन के पैसेजेस पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, जिसमें आपको बिजनेस साइड काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह मिलेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे आर्टिकल जहाँ पे नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स काफी कुछ इन्वॉल्व होते हैं, और वहां से हम थोड़े से इन्फेरेंसेस वगैरह भी निकालते हैं, राइट। सो इस पर्टिकुलर फेज में हमें कॉम्प्रीहेंशन पे एक्चुअली में ज्यादा फोकस करना है, स्पीड पे नहीं। स्पीड पे फोकस करने का टाइम हमारा बाद में आएगा, राइट। सो कॉम्प्रीहेंशन, बिकॉज वो ना बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है। जब हम कोई एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं, तो एक तो होता है लिटरल सेंस कि भाई इस पैसेज में ये इसने बोला है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि ये पैराग्राफ क्यों लिखा गया है, किस वजह से लिखा गया है, क्या इसका कोर आइडिया है, किस चीज को टारगेट कर रहे हैं, जा रहा है इस पर्टिकुलर पैसेज में। सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन, ताकि जब आप अगला पैराग्राफ पढ़ो, तो आप पहले को दूसरे से कनेक्ट कर पाओ। दैट इज द लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन यू नीड, राइट। स्टैंड अलोन पैसेजेस नहीं है, राइट, ये आपको समझना है। तो इनिशियल फेजेस में कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। व्हेन इट कम्स टू डीएलआर टू बिगिन विद, तो डीएलआर में बेसिक बेसिक चीजों से स्टार्ट करो। जैसे सबसे पहले अरेंजमेंट का कोर आइडिया होता है। अब अरेंजमेंट का कोर आइडिया आपको आगे भी इन्वॉल्व होते हुए भी दिखेगा। जैसे डिफिकल्ट पजल्स है तो उसमें भी अरेंजमेंट का कोर आइडिया आएगा। लॉजिकल डीआई है तो उसमें भी अरेंजमेंट का छोटा मोटा एस्पेक्ट आ सकता है। तो इसीलिए पहले आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरीके से अरेंजमेंट पे, सेलेक्शंस पे, डिस्ट्रीब्यूशन के इजी सेट्स पे पहले फोकस करना चाहिए, ताकि तुम्हें एलआरडीआई अप्रोच कैसे करते हैं स्ट्रैटेजिकली, वो चीजें धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो। और उसके बाद जाके हम आने वाले फेजेस में हम इनके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इनिशियल पहले जो हमारा मंथ 1 to 2 में एलआरडीआई का टारगेट है, वो छोटे छोटे टॉपिक्स का एक्चुअली हो सकता है। इसी पर्टिकुलर फेज में फॉर एग्जाम्पल यू कुड बी फोकसिंग ऑन पजल्स ऑल्सो, राइट, डेली। जैसे आप न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको सुडोकू का भी सेक्शन मिलेगा, राइट। इसी में आपको सुडोकू भी सॉल्व करने को मिल जाएगा उसी सेम न्यूज़पेपर में। तो आप डेली 30 मिनट्स या फिर 25 मिनट, 20 मिनट, जो भी आप स्पेंड कर सकते हो, फोकस कि आप हर दिन एक सुडोकू सॉल्व कर रहे हो, हर दिन आप एक कैक्यूरो सॉल्व कर रहे हो, राइट, हर दिन एक फोटोशिकी सॉल्व कर रहे हो।
दीज आर ऑल जापानीज गेम्स, ये मैं क्लासेस में भी कराता हूँ वैसे। सो ये सारे पजल्स पे भी आप साइड बाय साइड फोकस करके चल सकते हो, इससे आपका एनालिटिकल थिंकिंग जल्दी बढ़ेगा, न्यूमेरिकल अप्रोच आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा विद इन ग्रिड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिकल डीआई के सेक्शन में, तो ये काफी ज्यादा आपको प्रेवलेंट दिखता है। नेक्स्ट, पहले तो मंथ में जब आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ा बहुत कर लो, बेसिक चीजें कर लो, तो आप एक क्या कर सकते हो ना, एक डायग्नोस्टिक मॉक भी ले सकते हो। डायग्नोस्टिक मॉक का मतलब बेसिकली क्या होता है ना, कुछ नहीं पढ़ा है, फॉर एग्जांपल बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, बस थोड़ा बहुत हमने बेसिक टच कर लिया है, उसके बाद हम एक सिंपल सा मॉक लिखते हैं, डायग्नोस्टिक मॉक। एंड इससे हमें ये पता चलता है कि हमें आने वाले 12 महीनों में, 12 मंथ्स में करना क्या है। दिस इज बेसिकली अ बेंचमार्किंग काइंड ऑफ टेस्ट, कि हमें पता चलना चाहिए कि हाँ, हमें ये चीज़ों पे एक्चुअली में फोकस करना है, यहाँ पे हम वीक है, ये मेरा स्ट्रेंथ है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैट के पेपर में फिगर आउट करना कि दीज आर माई स्ट्रेंथ एरियाज, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इससे आपको ये पता चलेगा। और पहले 2 मंथ में एक मैंने ब्रीफली यहाँ पे टाइम डाल दिया है, बट दिस इज नॉट सैक्रोसैंक्ट कि आप इसी पे लिमिटेड रहो, मैंडेटरी है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट ये दिस इज सम लाइक आइडियल नंबर्स। जैसे आप जो वीकडेज वाला टाइम है उसमें 2 घंटा डेली का टारगेट कर सकते हो। अगर आप 30 मिनट्स कम भी कर रहे हो तो चलेगा, बट उस चीज को कंपेंसेट करने का ट्राई करो वीकेंड्स पे। चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्क एक्स वाले हो, इवेंचुअली आप इन नंबर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मोर इंपॉर्टेंट इज द कंसिस्टेंसी यू कैन एक्चुअली ब्रिंग टू द टेबल, राइट। अगर आप डेली 1.5 आवर्स दे रहे हो वीकडेज पे अभी फॉर द टाइम बिंग, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वीकडेज पे थोड़ा सा और पुश कर दो, बट हाँ, ये इंश्योर करो कि वीकडेज पे, वीकेंड्स पे हमारा टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन अलग रहता है। वीकडेज पे कम टाइम मिलता है, तो अगर हम यहाँ पे कम भी करते हैं तो उस चीज़ को मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। यू नीड टू मेक सैक्रिफाइसेस, बिकॉज 99 परसेंटाइल का हमने बेंचमार्क सेट करा है हमारे लिए, राइट। तो हमें थोड़ा एफर्ट भी डेफिनेटली मारना पड़ेगा, तो वीकेंड्स पे थोड़ा टाइम हम ज्यादा भी दे सकते हैं, 6 to 7 आवर्स भी दिया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसी फाउंडेशन लेवल में मंथ 3 में हम थोड़ा सा बेस और डेवलप करेंगे, कुछ और कोर आइडियाज पे हम फोकस करना स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी ऑब्वियसली हम अरिथमेटिक पे और थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, थोड़े और अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे आगे के टॉपिक्स भी है हमारे पास तो उनको भी सॉल्व करेंगे, राइट। इसी के साथ फिर एल्जेब्रा हम टच करना स्टार्ट कर देंगे। एल्जेब्रा के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स है, राइट, बेसिक आइडियाज, उनको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दिस विल बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनका ना एप्लीकेशन धीरे धीरे आपको डीआई में भी आगे जाके मिलेगा। सो छोटे छोटे हमारे एरियाज है अलजेब्रा के, जैसे लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, या फिर इनइक्वालिटीज हो गया, ये सब कुछ हम स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट कर सकते हैं, इनसे फेमिलियरिटी डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं। दिस विल बी स्पेसिफिकली मोर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, बिकॉज उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर इनइक्वालिटीज इनिशियली डील नहीं करा होता है। तो वहां पे सिंपल सिंपल इनइक्वालिटीज हो गई, लीनियर इनइक्वालिटीज हो गई, क्वाड्रेटिक टाइप की इनइक्वालिटीज हो गई, उनको सॉल्व करने आपको सीखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, बिकॉज उनमें कंफर्टेबल होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप इनिशियल फेजेस में इन सारी चीजों को टच करना स्टार्ट कर सकते हो। देन वीआरसी में, बिकॉज इनिशियल फेजेस में आपने काफी रीडिंग वगैरह करी होगी, अब धीरे धीरे अब टाइम आता है उस चीज को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने का, इनकॉर्पोरेट करने का, उसको प्रैक्टिस करने का। तो अब यहां से हम क्या करना स्टार्ट करेंगे, हम एक आरसी का पैसेज डेली टारगेट करेंगे, और इसी के साथ समटाइम्स हियर एंड देयर पैराजंबल और पैरासमरी के भी कोर आइडियाज हम देखना स्टार्ट करेंगे, कुछ कुछ सेट्स लगाना स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एंड देन इसी पर्टिकुलर फेज में अब वो टाइम भी आ जाएगा जब, जैसे बेसिक एलआर हमने ऊपर करा है, अरेंजमेंट करा, डिस्ट्रीब्यूशन करा, राइट, और सिलेक्शन टाइप के सेट्स करे, तो उसी तरीके से अब अपना क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हम डीएलआर में थोड़े बहुत टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स वगैरह से फेमिलियर होना स्टार्ट कर दें। तो हम इन्हीं चीजों से एक्चुअली में स्टार्ट करेंगे। और अब बिकॉज थोड़ा बहुत आपने लाइक पढ़ाई कर ली होगी, तो अब हम थोड़े बहुत मिनी टेस्ट वगैरह लिखना भी स्टार्ट कर सकते हैं, सेक्शन टेस्ट या टॉपिक टेस्ट, बेसिकली बोलना चाह रहा हूँ मैं। सो टॉपिक टेस्ट एक्चुअली में हम देना स्टार्ट कर सकते हैं, कि हाँ, थोड़ा बहुत अगर हमने पढ़ लिया है तो फिर हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। और फिर उसके बाद मंथ 4 में हम वो अभी फेज कंटिन्यू रखेंगे, और यहाँ पे और चीज़ों और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, और इसी के साथ कुछ और छोटे छोटे नए कॉन्सेप्ट भी हम इन्वॉल्व करेंगे। वो ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जो आपको अलग अलग एरियाज में इन्वॉल्व होते हुए दिखे। छोटे छोटे कोर प्रिंसिपल्स है बेसिकली, जैसे नंबर्स में डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर्स, एचसीएफ एलसीएम निकालना। अगर ये सब चीज़ें आपने लाइक नहीं कर रखा है, कर तो रखा होगा स्कूल टाइम पे, बट लेट्स से अगर आप भूल गए हो विद द अजम्पशन, अब आप इन चीजों को भी ब्रश अप करना स्टार्ट कर सकते हो। आप ज्योमेट्री के भी बेसिक बेसिक आइडियाज ब्रश अप करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ज्योमेट्री लाइक
किसी न किसी लेवल पे हर किसी ने एक्चुअली में कर रखी है। सो ज्योमेट्री के छोटे-छोटे आइडियाज़ हम रिवाइज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रायंगल्स, एरियाज़, सर्कल एरियाज़, राइट? सो वो जो कॉन्सेप्ट्स है वो सब हम रिवाइज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। देन वीआरसी में वो सेम चीज़ हम कर सकते हैं, अभी भी हम प्रैक्टिस मोड में कंटिन्यू कर सकते हैं कि भाई एक फुल वीआरसी सेक्शन वीकली अब हम लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम पर डे क्या कर रहे थे, एक आरसी लगा ही रहे थे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ एक वीआरसी का सेक्शन लिख सकते हैं। क्योंकि वीआरसी में अगर मैं आपसे बोलूँ तो आपको थियोरेटिकली बहुत कम चीज़ें मिलने वाली है। आप पहले 2-3 महीने में आप उसके थियोरेटिकली जो चीज़ें है ना वो सब कुछ कवर कर चुके होंगे। तो थोड़ा बहुत अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? मिनी टेस्ट लगा सकते हो, जैसे एमबीए पाठशाला में मिनी टेस्ट होते हैं, एक एक आरसीज, दो दो आरसीज के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो वो छोटे छोटे मिनी टेस्ट 20 मिनट्स 30 मिनट्स के होते हैं, तो वो आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल। डीएलआर में अब हम धीरे धीरे थोड़े मिक्स सेट्स करना स्टार्ट करेंगे, ऊपर हमने बेसिक करा, अब उन चीज़ों को थोड़ा मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, राइट? मल्टीपल चार्ट्स वाले क्वेश्चन करेंगे, लॉजिकल कंडीशन इन्वॉल्व होते हुए अपन सेट्स करेंगे, राइट? और डीआई वाला पार्ट हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और मंथ 4 में, राइट, इफ नॉट टू, आई वुड एडवाइस कि हम एटलीस्ट एक फुल लेंथ मॉक और लिखें, बिकॉज वुड हैव स्टडीड समथिंग, थोड़ा आप उसको प्रैक्टिस करने का थोड़ा सा टाइम आ जाएगा। तो हम एक मॉक भी लिख सकते हैं, हमें पता चलेगा कि अभी तक हमने जितना एक्चुअली में प्रैक्टिस करा है या फिर पढ़ाई करा है उसका क्या रिजल्ट आ रहा है ना। इस पर्टिकुलर फेज में जो हमारा एक मेन गोल सेटिंग होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फेज में हमारा जो फाउंडेशन फेज में जो हमारा गोल सेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें ना हर टॉपिक को, राइट, एक एक बार देखना है। बहुत डिफिकल्ट लेवल तक मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत एप्लीकेशन लेवल प्रॉब्लम्स नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट 4 महीने में आपको सिलेबस एक बार थोड़ा थोड़ा हर चीज देख लेना हो चाहिए। जैसे अलजेब्रा के कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये एरियाज हैं, कुछ चीजें आपने कवर कर ली होनी चाहिए, राइट? जो सबसे फंडामेंटल चीजें हैं वो मिसिंग नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे लाइक फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री है तो बेसिक ज्योमेट्री आनी चाहिए, कोर ज्योमेट्री बहुत डिफिकल्ट थ्योरम्स वगैरह नहीं भी आती तो अभी फिलहाल चलेगा, बट बेसिक एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ सर्कल, ये सब कुछ आपका विजिट हो जाना चाहिए। वीआरसी के सिलेबस में भी आपको आरसी क्या होता है, आरसी कैसे अप्रोच करते हैं, बेसिक लेवल ऑफ रीडिंग आपकी डेवलप हो जानी चाहिए। पैराजंबल और समरी वगैरह के क्वेश्चन सब आपको थोड़ा 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 विजिट हो जाना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस आपने तब तक सॉल्व कर लेनी चाहिए। एलआरडीआई में भी जो मैंने आपको फंडामेंटल या फाउंडेशन लेवल में चीजें बताई ना, फॉर एग्जांपल अरेंजमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट, और कैलकुलेटेड डीआई के चार्ट्स वगैरह, ये आपका बेसिक बैकग्राउंड है, ये आपका पूरे सिलेबस का बेसिक पार्ट है। ये आप अगर आप पूरा कवर कर चुके हो मतलब आपको सिलेबस का मेन आइडिया है। इसके अलावा कुछ आपको बहुत सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे, बस क्या होंगे, इन्हीं चीजों के एप्लीकेशन लेवल प्रॉब्लम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? सो ये था आपका फाउंडेशन फेज। नाउ अब इसी तरीके से फिर हमारा प्रैक्टिस फेज भी है। अब मैंने जैसे आपका पूरा फाउंडेशन आपको समझाया है, तो मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूंगा कि वही सेम चीजें हैं, जब प्रैक्टिस में जब हम मंथ 5 में जाएंगे तो हमारा एप्लीकेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था, इनिशियल हम फाउंडेशन करेंगे और फिर उन्हीं चीजों के एप्लीकेशन लेवल प्रॉब्लम्स पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन लेवल फेज में एडवांस एल्जेब्रा एल्जेब्रा हम थोड़ा और डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, सीरीज सीक्वेंसेस हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो इन पे अब हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे। और इनमें आप तभी अच्छे हो पाओगे जब आप पीछे अपना फंडामेंटल क्लियर करके आ रहे हो। जैसे नंबर सिस्टम के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो भी आपको अलजेब्रा में इन्वॉल्व होते मिल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर बेसिक इक्वेशन सॉल्व करने वाली चीज है, वो आपको लाइक वो भी आपको सीरीज सीक्वेंसेस में मिल सकता है, वो आपको लॉग्स में मिल सकता है। तो इसीलिए अब हम सेकेंड फेज में जब आएंगे तो उन चीजों का हमें यहाँ पे यूटिलाइजेशन एक्चुअली में देखने को मिलेगा। सो एडवांस एल्जेब्रा, वीआरसी में आरसी प्रैक्टिस भाई हम टॉपिक भी कर सकते हैं, और हम थोड़ा डिफिकल्ट आरसी टाइप से भी जा सकते हैं जिसमें मोर इन्फ्रेंशियल हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, मोर टोन बेस या ऑथर का ओपिनियन क्या है, सपोर्टिंग, वीकनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, सीआर बेस जो हमारे आरसीज के आइडियाज होते हैं उन पे हम स्पेसिफिकली थोड़ा फोकस करना स्टार्ट करेंगे। डीएलआर में फिर अब हम इंटरमीडिएट लेवल सेट्स, जैसे अब वही सेम चीज़ है, टीम फॉर्मेशन है या फिर गेम्स है या फिर सीटिंग अरेंजमेंट है, इसको थोड़ा सा हम डिफिकल्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़े अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने का अपना टारगेट अब होना चाहिए, बिकॉज पीछे हम बेसिक्स करके आ रहे हैं। फिर मॉक्स का टारगेट हमारा 2 मंथ, हम 2 मॉक्स लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर 5th मंथ में, एंड इनको थोड़ा हम एनालाइज भी करना स्टार्ट करेंगे। इस पे मैं थोड़ा और एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किसी पर्टिकुलर मॉक को हम एनालाइज कैसे करते हैं, राइट? एंड यहाँ से अब धीरे धीरे बिकॉज हमारा प्रैक्टिस मोड स्टार्ट हो जाएगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब हम ना एक एरर लॉग बनाएंगे। जैसे कंप्यूटर सिस्टम्स में होता है ना कि
पीसी अपना एक एरर लॉग बनाता है कि यहाँ पे सिस्टम में फॉल्ट आया था, टाइम वगैरह सब रिकॉर्ड कर लेता है। तो वैसे ही आप एक डायरी मेंटेन कर लो, और आप अपने ना जब भी अब आप प्रैक्टिस मोड में रहो, कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर चीज के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग करा, एरर करा, ठीक है, उस चीज को लिखो कि दिस वाज माय एरर। उस एरर के रीजन क्या थे, क्या उसमें आपका कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है। कीप अ लाइक नोट ऑफ ऑल दिस कि आप ये नॉर्मली मिस्टेक करते हो। जब आप लाइक से 2-3 महीने ये चीज प्रैक्टिस फॉलो कर लोगे ना, so you'll start finding a pattern in your errors. Once you start making a note of the patterns in your error, तो आप उन पे एक्चुअली में काम करना स्टार्ट कर सकते हो कि ये मेरी रिकरेंट मिस्टेक है, ये मैं बार बार करता हूँ, सो लेट्स वर्क ऑन दैट। जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा कि यू आर प्रोन टू मेकिंग दीज काइंड ऑफ सिली मिस्टेक, तब तक आप उस चीज पे काम नहीं कर पाओगे। एंड इस चीज का फायदा भी होता है बहुत, जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं ना हमारी मिस्टेक्स, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना अगली बार जब वो सिचुएशन अराइज होती है जहां पे वी आर प्रोन टू मेकिंग दैट मिस्टेक, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है यार ऐसा पहले भी हो चुका है, वे हैव बीन मेकिंग मिस्टेक्स ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट सम टाइम इन द पास्ट। तो सबकॉन्शियस माइंड आपको उस टाइम पे हल्का सा पॉज कराता है, और वो पॉज करने के चक्कर में बिकॉज यू आर कॉन्शियस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, तो आप वो मिस्टेक भी नहीं करते हो। दैट इज हाउ it works, right? So make a error log for yourself. Then मंथ 6 में फिर हम सेक्शनल टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, और ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स के और कोर टॉपिक्स पे जाना स्टार्ट कर सकते हैं, पीएनसी, लोगैरिथम्स, मॉडर्न मैथ्स वगैरह, ये सब पे फोकस कर सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट वीआरसी के कंटिन्यू कर लो, उसके बाद डीएलआर के अब हम नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और थोड़े हम अच्छे प्रॉब्लम्स पे हम ज्यादा फोकस करना चाहेंगे। इस टाइम पे हमारा लर्निंग फेज कंटिन्यू रहेगा प्रैक्टिस के साथ, बट हम जो हमारा लर्निंग फेज है उसमें मोर हम एप्लीकेशन लेवल प्रॉब्लम्स और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स पे फोकस करना चाहेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स पे जिसमें हमें एफर्ट लगने वाला है, मल्टीपल चीजों को एक साथ यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम फुल लेंथ का भी मैंने आपको एक ब्रीफली नंबर दे रखा है, 2 फुल लेंथ मॉक टारगेट करो। गोल हमारा यहाँ पे धीरे धीरे ये स्टार्ट हो जाना चाहिए कि हमारे वीकनेसेस हैं क्या, क्योंकि स्ट्रेंथ आपका समझ में आता जाएगा, बट उससे ज्यादा हमारे वीकनेसेस हैं, क्योंकि इन्हीं वीकनेसेस पे आपको प्रैक्टिस वाले फेज में अब और भी काम करना पड़ेगा। फिर कंसोलिडेशन वाला फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा। यहां पे जाके आपको थोड़ा सा जो पिछले आपने फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स प्रिपरेशन करा होगा, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिवीजन वाला फेज लेके आना है। राइट, जितना भी आपने अभी तक अरिथमेटिक और एलजेब्रा जो अच्छे से कर रखा होगा, क्योंकि ये सब कुछ पूरा हो गया होगा, तो इसको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, इसके पुराने क्वेश्चंस को रिविजिट करना चाहिए, जो भी क्लास में हुए जो भी हुए इनको वापस से रिविजिट करना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस लगेगी। राइट, सिर्फ एक बार में आप हर चीज नहीं सीख पाओगे, यू विल लाइक टेन टू फॉरगेट थिंग्स। 100% पढ़ा, उसमें से 60% रिटेन हुआ, 40% भूले, फिर वापस से पढ़ा, फिर वो 60% से 80% आ जाएगा। राइट, तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आपको डेफिनेटली लगने वाला है, तो 6 मंथ्स के बाद आपको चीजें रिवाइज करनी चाहिए। वीआरसी में फिर आपकी रीडिंग का स्कोप भी बढ़ जाना चाहिए। आप यहाँ तक, बिकॉज 6 महीने आपने काफी आरसीज वगैरह पढ़ी होंगी, रीडिंग वगैरह करी होगी, तो बाय द एंड ऑफ द 6 मंथ, जब आप 7 मंथ में पहुंचोगे, तो यू विल हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ आइडिया कि मेरी ये लाइक वीक एरियाज है, मेरे को फिलोसफी समझ में नहीं आती, साइकोलॉजी समझ में नहीं आती, एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस मेरे को समझ में नहीं आते, सो दोज एरियाज विल बी आइडेंटिफाइड बाय नाउ, और आप उन्हीं पे टारगेटेड रीडिंग करना एक्चुअली में इस फेज में स्टार्ट कर दोगे, और अपना कॉम्प्रिहेंशन तो आपको हमेशा डेवलप करते ही रहना है। फिर डेलआर में भी सेम, आप हर दिन एटलीस्ट एक मॉडरेट टू टफ लेवल सेट कंटिन्यू करो, उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पहले डेलआर में 8 to 10 सेट्स पर वीक मैंने बोला था आपको डिफिकल्ट सेट्स प्रैक्टिस करना है, इसमें भी आपका ऑलमोस्ट वही टारगेट रहने वाला है, 1 से 2 सेट हर दिन आप अच्छे लेवल के प्रैक्टिस करोगे। राइट, अगर आपके पास ज्यादा टाइम होता है, फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली वीकेंड्स, तो आप ये 2 का नंबर तो 3 भी कर सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू, जितना आपको टाइम मिलता है। फिर अगेन इस पर्टिकुलर मंथ में आप 2 मॉक्स का टारगेट तो बिल्कुल बना सकते हो। 2 मॉक्स लिखो, जितना भी आपने पढ़ा होगा उसी के बेसिस पे उसमें स्कोर आएगा, सो स्कोर आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, आपको टेस्ट करने को मिलेगा वेयर डू यू करेंटली स्टैंड, की प्रोग्रेस हमारा क्या चल रहा है। इस टाइम पे जो हमारा एक्यूरेसी का टारगेट होना चाहिए, एटलीस्ट 70% पहुंच जाना चाहिए। याद करो इनिशियल जब मैंने आपको बोला था, जब पहले 4 महीने के बाद अपन एक मॉक लिखते रहे, राइट, जब हम यहाँ पे मॉक्स लिख रहे थे, तो यहाँ पे हमारा टारगेट जो एक्यूरेसी का परसेंटेज था वो 50 क्रॉस करने का था। बट उसके 3 महीने बाद भी 5, 6, 7 मंथ के एंड में जब हम मॉक्स
लिख चुके होंगे, 3-4 और मॉक्स लिखे होंगे, तो वहां पे हमारा जो एक्यूरेसी का टारगेट हो जाना चाहिए वो इंक्रीज हो जाना चाहिए, वो हमारा 70% के अराउंड रेंज करना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, वीआरसी में डेफिनेटली थोड़ा कम रहेगा, बाकी दोनों में ज्यादा रहेगा, बट आपका हमेशा कोशिश ये होना चाहिए ओवरऑल एक्यूरेसी हमारी एटलीस्ट 70% अब यहाँ पे क्रॉस हो जानी चाहिए। इसके बाद फिर हमारा इंटेंसिव ट्रेनिंग वाला पीरियड स्टार्ट होगा, और इसमें प्राइमरीली अगर मैं आपको बोलूं तो इसमें आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपके वीक एरियाज जो हैं उन पे आपको टारगेटेड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या फिर आपको उनमें लाइक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लेट्स से अगर आपके ये 4-5 वीक एरियाज है, तो इनमें ये 3 एरियाज मैं फिर भी और डेवलप कर सकता हूं, दीज आर नॉट माई कप ऑफ टी, तो इनको फिर आप छोड़ना स्टार्ट करोगे, और कुछ वीक एरियाज में से कुछ चीजें जो आप बेहतर कर सकते हो प्रैक्टिस के साथ, उनको आइडेंटिफाई करके उन पे काम करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगेन ये 7th 8th मंथ और 9th मंथ में आप पॉज करो और एक बार आप रीड भी कर लेना। आपका यहाँ पे स्पेसिफिकली अलग अलग एरियाज मैंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि आपको इनमें टारगेट कर सकते हो, राइट। इनमें फॉर एग्जांपल 7th मंथ में डेलआर में आप गेम्स एंड टूर्नामेंट्स वगैरह करना स्टार्ट कर सकते हो, डिफिकल्ट कंडीशनैलिटीज और डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम्स ट्राई कर सकते हो, राइट। वीआरसी में आप फिर पर वीक आप नंबर ऑफ आरसीज बढ़ा दो, 2 सेक्शनल टेस्ट वगैरह लिखना स्टार्ट कर दो, राइट। एंड फिर इसी के साथ आप हर एक पैसेज को टाइम करना स्टार्ट कर दो, कि अब हम जब भी कोई पैसेज करेंगे तो उसमें हम टाइमर लगा लगा के प्रैक्टिस करेंगे। क्यूए में आप मिक्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, मॉक हर वीक में एक लिखना है और एनालिसिस उसकी करनी है, राइट। और फिर अब धीरे धीरे मॉक्स के रिस्पेक्ट में, पहले तो हम मॉक्स ऐसे रैंडमली लिख रहे थे जो हमारे सामने आ रहा है, बट अब हम यहां से एक मॉक के रिस्पेक्ट में भी एक स्ट्रैटेजी डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, कि मेरे को मॉक में ये क्वेश्चंस करने हैं, ये क्वेश्चन छोड़ने हैं, दीज आर माय काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। एलआरडीए में भी मैं इस टाइप के सेट्स को पहले उठाऊंगा, वीआरसी में भी मेरा ये जॉनर होने वाला है जिसको मैं पहले रीड करने वाला हूँ, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद देम। वीक एरियाज पे हम साइड बाय साइड काम करते रहेंगे, बट दीज आर माई स्ट्रेंथ रीडिंग एरियाज, तो मैं इन जॉनर के आरसीज को उठाना चाहूंगा। तो अब इस फेज में हम स्पेसिफिकली उन चीजों पे बिल्डअप करना चाहेंगे, मोर एप्लीकेशन लेवल प्रॉब्लम्स हम ट्राई करना चाहेंगे, परफॉर्मेंस बिल्डिंग में भी अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स पे हमारा टारगेट बनना स्टार्ट होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बेंचमार्किंग ये यहाँ पे ये रहेगा कि यहाँ पे जब हम मॉक लिख रहे होंगे इस पर्टिकुलर मंथ के अराउंड, तो हमारा जो लाइक एक्यूरेसी का परसेंटेज होना चाहिए, एक्यूरेसी का गोल होना चाहिए, इट शुड क्रॉस दैट 75। मतलब हर 4 क्वेश्चन में से तुम्हारे 3 क्वेश्चन अब सही होने चाहिए एटलीस्ट। अब यहाँ पे आपका बहुत एक अच्छा टारगेट होने वाला है, बिकॉज जब आप ये नंबर मैच करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके मॉक पे स्कोर भी आना चालू होंगे, और इसी टाइम पे फिर आप फुल लेंथ मॉक्स देना चालू करोगे, स्ट्रेस को अब आप हैंडल करना स्टार्ट करोगे। तो इसके लिए आपको फुल लेंथ मॉक लिखने पड़ेंगे, सो यू शुड बी टेकिंग 4 मॉक्स पर मंथ, राइट। तो ये मंथ 9 में आप 4 मॉक लिखोगे, पर वीक आप एक मॉक, और बिकॉज इस फेज में जब आप मॉक्स लिखते हो ना, तो मॉक्स की डिफिकल्टी भी आपकी ऑब्वियसली इंक्रीज हो चुकी होती है। और अब इस फेज में जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, याद रखना आपको टाइम बेस्ड प्रैक्टिस ही करनी है, राइट। फ्री स्टाइल प्रैक्टिस अब हम नहीं करेंगे, वो सब स्टार्टिंग फेज में था, हमें टाइम बेस्ड प्रैक्टिस ही करनी है। एंड लास्ट जो हमारा फेज होगा वो पूरा पूरा मॉक स्पेसिफिक होगा, दैट इज मॉक मैराथन एंड वर्कशॉप्स, राइट। सो जैसे एमबीए पाठशाला की बूस्टर वर्कशॉप्स होती है, तो वो वर्कशॉप्स में हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस होगी, एंड इसी के साथ हमें पूरे 10th 11th और 12th मंथ में हमें मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं ना। इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो आपके मॉक्स के अग्रेसिव टारगेट रहेंगे, बिकॉज इस टाइम पे आके हमारा सिर्फ पूरा का पूरा फोकस मॉक्स पे शिफ्ट हो जाता है। तो 10th 11th और 12th मंथ में हमारा पर वीक 2 मॉक्स, यहाँ पे 3 मॉक्स, और यहाँ पे वापस से रिड्यूस होते हुए नंबर देखेगा, दैट इज 2 मॉक्स। क्योंकि फाइनल फेज में इट इज मोर अबाउट अ साइकोलॉजिकल गेम, तो आप अपने ब्रेन को स्ट्रेस भी कम देते हो, यू वर्क ऑन योर टेम्परामेंट मोर, राइट। रिवीजन थोड़ा ज्यादा करना होता है, राइट, स्क्रीन टाइम वगैरह कम करना पड़ता है। तो लास्ट के मंथ में आप 2 मॉक्स पर वीक भी लिख रहे हो, इट विल बी मोर देन एनफ, राइट। सो ये है आपका पूरा फाइनल फेज। नाउ यू कैन चूज टू रीड दिस, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आई वुड प्रिसाइसली से, जो सिर्फ तुम्हें समझना है कि उसी चीज का पूरा गेम है, एंड दैट वर्ड इज कंसिस्टेंसी। आए समझ में? अगर किसी ने कंसिस्टेंटली ये प्लान या फिर इस प्लान का अगर 80% भी फॉलो कर लिया, राइट, विदाउट मूविंग हियर एंड देयर, तो उसका ये जो टारगेट था, जो इस पर्टिकुलर वीडियो का टाइटल था,
वो तो मीट हो जाएगा, राइट? उसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, वो डेफिनेटली आपका मीट हो जाएगा। क्योंकि सबसे कठिन टास्क इस पूरे प्रोसेस में यही है कि हम कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते। हम स्टार्ट तो करते हैं, हम स्टार्ट अभी वीडियो देखा, अब वीडियो देखने के बाद ठीक है सर ने समझाया, समझ में आ गया, चीजें ऐसे स्टार्ट होंगी बिल्कुल। बट ऐसे स्टार्ट होने के बाद बीच में ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर ऐसे आ जाएगा, कुछ टाइम जीरो हो जाएगा। ये सब नहीं करना है, राइट? इवन इफ यू आर नॉट स्टीपिंग एट दिस रेट, अगर आप स्लोली एंड स्टडीली लेके चल रहे हो, बट अगर आप कंसिस्टेंटली क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, जो आपने टारगेट सेटिंग करी, जो गोल सेटिंग करी, उसको आप मीट करने की कोशिश कर रहे हो और स्लोली एंड स्टडीली प्रोग्रेस कर रहे हो, देन यू आर एक्चुअली मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जस्ट रिमेंबर दैट, राइट? सो आई होप आपको सबको समझ में आया। एंड बिफोर आई एक्चुअली एंड दिस वीडियो, थर्ड से हमारा परसेंटाइलर बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसी तरीके से इस पर्टिकुलर बैच में भी आपको चीज़ें कवर होते हुए दिखेंगी, राइट? बेसिक, एडवांस्ड, राइट, मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग, सब कुछ अब इस पर्टिकुलर बैच में इंक्लूडेड है। तो थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, एंड जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये बैच के 3 वेरिएशंस है, डिपेंडिंग कि आपको क्या इसमें से रिक्वायर्ड है। तो सिर्फ अगर आप कैट स्पेसिफिक चीज़ें चाहते हो, क्लासेस एंड मॉक्स, तो फिर प्रो वाला आपके लिए है। अगर आप कैट के साथ ओमेट्स भी चाहते हो, उनके मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग, तो फिर आपका वो एलीट में है। एंड लेजेंड में बस इतना डिफरेंस है कि आपका एलीट प्लस आपको क्या मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप। ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप प्लस एलीट के जो सारे फीचर्स है वो सब कुछ इंक्लूड कर देंगे, तो वो हमारा लेजेंड में इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट? सो 3 नवंबर को मिलते हैं हम क्लासेस में। मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। नंबर्स हमारे टीम के ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, राइट? आप पुराने बच्चों से भी फीडबैक ले सकते हो पहले, राइट, टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कमिंग टू द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई होप सबको समझ में आया है। डेडिकेटेड प्रिपरेशन करो यार, राइट? एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर।